आप सभी योग प्रकृति प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कनफेड के बारे में। आपने कनफेड का नाम जरूर सुना होगा। ये क्या होती है, किसको होती है, इसका प्राकृतिक चिकित्सा से और योग से कैसे उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, कनफेड को गलसुआ, कंठमाला और अंग्रेजी में इसे मम्प्स रोग के नाम से जाना जाता है। इसे कनफेड, गलसुआ, कंठमाला, मम्प्स आदि नामों से जाना जाता है। तो देखिए, कनफेड जो है आज से लगभग 20 साल पहले बहुत लोगों को होती थी, क्योंकि ये और इसका उपचार जो है वो मिट्टी लगाकर करते थे। देखा होगा ना आपने, इधर सूजन सा होता था और कुम्हार के पास मिट्टी लगाकर, और जो बोलते हैं कि चकता था कुम्हार और उससे ठीक हो जाता था। तो आज उसी की हम चर्चा करेंगे। या तो आप उस अवस्था में होंगे तो कभी आपको भी हुई होगी, या आपके किसी जानकार को कनफेड हुई होगी। आजकल तो ये नहीं होती है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं, क्योंकि आजकल इसका उपचार कर लिया गया है। तो देखिए, कनफेड जो होती है वो एक वायरल इंफेक्शन होता है, यानी विषाणु जनित रोग है। और ये पैरोटिड जो ग्रंथि होती है उसमें संक्रमण की वजह से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पैरोटिड ग्रंथि होती क्या है। तो देखिए, हमारे मुख में 3 पेयर्स ग्लैंड्स के होते हैं। 3 प्रकार की 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। तो 3 इस साइड में होती है, 3 इस साइड में होती है, टोटल 6 होती है। ठीक है, इसलिए उनको 3 जोड़ी ग्रंथियां कहते हैं। तो 3 जोड़ी ग्रंथियां जो पैर में होती हैं, जो लार ग्रंथियां होती हैं या स्लाइवा ग्लैंड जिन्हें कहते हैं, जिससे हमारी लार बनती है, जो बहुत ही उपयोगी होती है, वो 3 जोड़ी होती है। तो देखिए, 3 जोड़ी जो सबसे यहां होती है, जो कान के बिल्कुल पास होती है, उसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। बिल्कुल यहां होती है कान के पास। ठीक है, और दूसरी जो होती है उसको सब मैंडिबुलर कहते हैं। वो लगभग यहां से होती है, यहां है ना, यहां सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं उसको। और तीसरी जो होती है वो यहां होती है, जिसे सब लिविंगल ग्लैंड कहते हैं। सब लिविंगल ग्लैंड एक यहां होती है कान के बिल्कुल पास में, जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, जिसे क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी यहां होती है, जिसे क्या कहते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। और तीसरी जो होती है वो यहां होती है लगभग, जिसे सब लिविंगल ग्लैंड कहते हैं। सब लिविंगल ग्लैंड कहते हैं। यानी 3 जोड़ी इस साइड में होती है, 3 जोड़ी इस साइड में होती है। टोटल ये 6 होती है। ठीक है, 3 राइट 3 लेफ्ट, वैसे ये 3 जोड़ी पेयर ग्रंथियां बोली जाती है। ठीक है, और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो यहां होती है कान के बिल्कुल नीचे होती है, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सबसे ज्यादा लार इसी में से ही निकलता है, सबसे ज्यादा सलाइवा इसी से ही निकलता है। और वैसे तो हमारे यहां इर्द गिर्द और पूरे शरीर में बताते हैं कि 100 से बड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, मतलब 100 से भी अधिक लार ग्रंथियां होती हैं। यहां इसके इर्द गिर्द 100 के आसपास लार ग्रंथियां होती है, लेकिन 3 जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वैसे कहते हैं कि प्रत्येक दिन 1200 मिलीलीटर से 1500 मिलीलीटर जो सलाइवा है, जो लार है, वो निकलता है। अब आप कहेंगे, सर ये जो लार है, सलाइवा है, ये क्या काम आता है, क्यों निकलना जरूरी है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि आपका मुख जो होता है गीला सा होता है, चिकना सा होता है ना। अगर कई बार आपने देखा होगा आपका मुख जब ड्राई होता है तो आपको बड़ा अजीब लगता है, बुरा लगता है। जब आप कोई रूखा सूखा भोजन खाते हैं तो वो जो लार है वो पूरी जब इसमें भोजन को चिकना करती है, गीला करती है ना। टाइलिन है, म्यूसिन है, जो लार वो भोजन को चिकना करती है, गीला करती है, तो उससे भोजन चबाने योग्य होता है, निगलने योग्य हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो वो जो लार निकलती है, जो सलाइवा निकलती है, वो किससे निकलती है,
पैरोटिड ग्लैंड से निकलती है। अगर वो निकालना बंद कर देती है तो आपका भोजन में लार मिलेगा नहीं और भोजन रूखा रहेगा, ठीक से आप मथ नहीं पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, जब घी निकालते हैं तो दूध भिगोते हैं तो उसमें कभी ठंडा पानी डालना पड़ता है, कभी गर्म पानी डालना पड़ता है ना। तो इसी तरह से लार हमारे भोजन को, अलग अलग तरह का जो भोजन आता है, कहीं कहीं लिक्विड भी होता है, कहीं शुष्क भी होता है ना, ठोस भी होता है, तो उसको चिकना, गीला और चबाने के योग्य जो बनाने का काम है वो लार ही कर पाती है। और मैं अक्सर बताता भी रहता हूं कि फॉरेन में, खासकर अमेरिका और कई देशों में जो टूथब्रश करते हैं और उसकी वजह से और कोलगेट की वजह से उनके मुख की लार सूखने लग गई है, यानी मुख है वो ड्राई होने लग गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ अंदर भी जो ग्लैंड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाते हैं और वो ब्लॉकेज आने की वजह से वो लार निकलती नहीं है, यानी सलाइवा निकलता नहीं है। इससे भोजन ना चिकना होता है, ना गीला होता है और न ही चबाने योग्य होता है और न ही वो निगला जाता है। तो लोग कहते हैं वहां के कि 100-150 रुपए का पैकेट मिलता है लार का, आर्टिफिशियल लार होती है ना, वो मुंह में लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पान चबाते हैं, इसी तरह से ऐसा एक पैकेट मिलता है लार का, वो मुंह में लेते हैं, उसको घुमाते हैं तो थोड़ा सा मुंह की ड्राइनेस है वो दूर होती है, मुंह चिकना और गीला हो जाता है। तो हमारे देश में खैर ऐसी समस्या अभी नहीं आई है, क्योंकि हमारे देश के लोग आज भी नेचुरल तरीके से हाथ की उंगली से या नीम की दातुन या कीकर की दातुन बेखूबी करते हैं, या नमक और वो हल्दी मिलाकर पेस्ट करते हैं, कुछ मिट्टी से कर लेते हैं, या किसी दूसरे जिस क्षेत्र में जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ से दातुन कर लेते हैं। तो हमारे देश में ऐसी समस्या भी नहीं आई है कि लार सूखने लगे और लोग फिर आर्टिफिशियल लार का प्रयोग करने लगे। हाँ, लेकिन ये समस्या चलती रही अमेरिका की तरह, ज्यादा हम टूथपेस्ट है ना ये करने लग गए, कॉलगेट आदि, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये समस्या हमारे देश में भी हो सकती है बहुतायत मात्रा में। आपको भी फिर वो 100-200 रुपए का पैकेट लार का आपको मार्केट में मिलेगा। तो भगवान ना करे कि ऐसा हो, हम सब पहले से अवेयर रहें, सचेत रहें। तो देखिए, लार के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइलिन मैस्यून उससे भी इंपॉर्टेंट है, जो भोजन को चिकना करती है, गीला करती है, निगलने योग्य बनाती है। अगर ये लार नहीं निकलती है तो भोजन ना चिकना होगा, ना गीला होगा, ना मथा जाएगा और भोजन फिर अंदर जाने में भी दिक्कत करेगा और साथ में फिर भोजन पचेगा भी नहीं। जो आप मुंह से पानी भी पीते हैं ना, तो उसके साथ भी लार मिलके जाता है। अगर वो लार नहीं मिलेगी तो, क्योंकि लार में कई तरह के नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। लार हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी और उपयोगी होती है। सुबह जो आप पानी पीते हैं तो वो उस पानी के साथ लार मिलके जाती है, तो वो जो लार होती है एक किस्म से आपके लिए ग्लूकोज का काम करती है, आपके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती है। ठीक है, तो सुबह सुबह कहते हैं थूकना नहीं चाहिए, दिन में भी नहीं थूकना चाहिए। कुछ लोग बार बार थूकते रहते हैं, नहीं, उससे फिर ड्राइनेस आ जाएगी। जो गुटखा आदि खाते हैं, देखा होगा उनके कैंसर हो जाता है गले में या इधर उधर, क्योंकि वो थूकते रहते हैं, है ना। कुछ तो केमिकल खा रहे हैं, ऊपर से वो थूकते रहते हैं, तो ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। जब ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे, और जो उसका रस होता है ये गुटखा आदि का, वो केमिकल्स होते हैं और उस लार ग्रंथि में चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो ग्रंथियां अपना काम करना छोड़ देती है ना। बड़ी भूमिका होती है लार ग्रंथियों की हमारे जीवन में। आपने देखा होगा कि जब आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो बड़े बुजुर्ग ऐसे थूक निकाल के, सुबह वाला बासी थूक कहते थे, और ऐसे आंखों में अंजन की तरह लगाते थे, तो इससे नेत्र ज्योति बढ़ती थी, बड़ा फायदा होता था, है ना। थूक के बहुत फायदे हैं। तो जब भी आप कोई लिक्विड लेते हैं या भोजन खाते हैं, कुछ भी रूखा सूखा गीला चिकना जो भी खाते हैं, उनमें लार बहुत ही उपयोगी है। अगर आप रूखा खाते हैं, सूखा खाते हैं, तो उसको उसको गीला करती है, चिकना करती है और उसके साथ मिलकर वो अंदर जाती है, फिर भोजन पचने योग्य होता है। कहते हैं ना, भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख से ही हो जाता है, क्योंकि लार ग्रंथियां हैं वो भोजन में मिलकर उसको पचाने योग्य बना देती है। तो कुछ तो हमारी लार ग्रंथियां ये भी चूस लेती हैं कुछ रस को ना। जैसे आपने देखा होगा कि व्यक्ति जब ये गुटखे आदि खाता है यहाँ लेकर या यहाँ लेकर, तो देखा होगा आपने कईयों को चक्कर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लार ग्रंथियां वो यहाँ तक लेके जाती हैं, है ना। और कोई भी ऐसी चीज आप खाते हैं
तो वो डेफिनेटली इन ग्रंथियों के द्वारा हमारे दिमाग तक असर करती है। तो इसलिए गुटखा आदि नहीं खाना चाहिए, ये बड़े नुकसानदायक होते हैं। तो लार मतलब मुख से ही भोजन का पाचन शुरू होता है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जो भोजन जाता है उसका बहुत अच्छे से पाचन शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जब आप ड्राई भोजन करते हैं तो उसके साथ आप डेफिनेटली जब लगता है रूखा सूखा भोजन है तो आप पानी लेते हैं बार बार में। कुछ लोग पानी लेते हैं, अगर थोड़ा सा गीला चिकना है तब भी पानी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लार कम बनती है। तो जिनकी लार ज्यादा बनती है, अच्छे से बनती है, तो उनको पानी लेने की जरूरत नहीं होती है। और कुछ लोगों को थोड़ा सा सूखा रूखा भोजन मिल जाए तुरंत तो पानी एक एक घूंट लेना पसंद करते हैं। जैसे मैं कहूं आपको सूखी रोटी खानी है तो सूखी रोटी नहीं खाई जाएगी आपको, क्योंकि लार उसको कितना गीला करेगी। अगर अच्छी देर तक लंबे समय तक चबाएंगे तब तो ठीक है, उसमें मिठास आएगा, उसमें रस आएगा। लेकिन ज्यादा ही रूखा सूखा भोजन है तो आपको थोड़ा थोड़ा घूट करके पानी लेना पड़ता है ताकि वो चिकना हो जाए, थोड़ा गीला हो जाए, टूटने में आसान हो जाए, निगलने में आसान हो जाए। तो लार ग्रंथियों की बड़ी भूमिका होती है। अब जो कनफेड़ जो रोग है, गलसुआ जो रोग है, कंठमाला जो रोग है, वो किससे रिलेटेड है? वो पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है। अब हम मेन बात पे आते हैं। कनफेड, कनफेड का संबंध किससे है? हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है इससे रिलेटेड है। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है जो कान के बिल्कुल नीचे होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है, तो उसमें वायरल इंफेक्शन होता है, उसमें संक्रमण हो जाता है और ये विषाणु जनित रोग है ना। इस वजह से उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। तो कनफेड होता है तो इधर गले में यहां से लेकर यहां तक सूजन आ जाती है। थोड़ा सा गले का हिस्सा, थोड़ा यहाँ का हिस्सा ज्यादा होता है। ऐसे मतलब यहां नहीं, यहां से एक सूजन आती है ना, सूजा सूजा दिखता है यहां से ना, मोटा मोटा सा। कई बार कईयों को दोनों तरफ हो जाती है, कभी एक तरफ हो जाती है, कभी राइट में कभी लेफ्ट में, कुछ को दोनों तरफ। संभावना एक तरफ ज्यादा होती है। तो किस वजह से होती है? वायरल इंफेक्शन की वजह से होती है, संक्रमण की वजह से होती है, और ये विषाणु जनित रोग है। और अक्सर ये बच्चों में होता है, 2 से 12 साल के बच्चों में ये रोग होता है। तो कभी आप भी बच्चे हुए होंगे लगभग जिनका जन्म 90 के दशक में 80 से 90 के दशक में बीच में हुआ है, उनको ज्यादा बताते हैं कि कनफेड हुई है। और 90 के बाद में जिनका जन्म हुआ है तो उनको संभावना कम रही है। तो आप बताना कि सर मैंने देखा है 90 के बाद में जन्म था मेरा, या इसका 90 के, मेरे बेटे का जन्म 90 के बाद का, उनको कनफेड हुआ है, तो आप हमें बताना। और देखिए युवा अवस्था में भी हो जाता है, 10-12 साल, 2 साल से 12 साल तो प्रमुख है ही एज जिसमें ये संभावना ज्यादा होती है। यानी ये इस ग्रंथि में जो पैरोटिड ग्लैंड है इसमें संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है, वायरल इंफेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि बच्चे की ये जो पैरोटिड ग्लैंड है बड़ी सक्रिय होती है उस समय, है ना। बच्चा कुछ भी खाता है तुरंत पच जाता है, सब कुछ खा पी लेता है, रूखा सूखा सब, क्योंकि उसमें उसकी लार ग्रंथियां काफी सक्रिय होती हैं। और वो जब ज्यादा मात्रा में लार मिलती है तो भोजन बहुत जल्दी और अच्छे से पचता है, ठीक है। और युवा अवस्था में भी हो जाती है ये। और मतलब युवा अवस्था के बाद संभावना बहुत कम रहती है, यानी 20-25 साल के बाद इसकी संभावना बहुत कम होती है। आपने बहुत ही रेयर देखा होगा कि 30, 35, 40, 50 साल के किसी व्यक्ति को कनफेड हुआ होगा। बच्चों में संक्रमण होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथियां उस समय ज्यादा सक्रिय रहती हैं और इन्फेक्टेड होने की संभावना उनमें ज्यादा रहती है। तो लगभग अगर किसी को कनफेड हो जाता है या ग्रंथियों में सूजन आ जाती है ना, तो देखिए ये आपका लगभग लगभग 10 से और 18 दिन के आसपास रहता है, यानी लगभग 2 सप्ताह तक लगभग इस रोग के रहने की संभावना है। यानी 2-3 दिन में थोड़ा बढ़ता है, फिर 2-3 दिन सेम बना रहता है, फिर 3 से 4 दिन में अगले धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो पूरी तरह से इसको ठीक होने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, बिल्कुल आप फिट हो जाते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, किसी को 10 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को 12 दिन में, किसी को 15 दिन में, लेकिन पूर्ण रूप से लगभग 20 दिन इसमें लग जाते हैं। अच्छा, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि आपको कनफेड है? तो कई बार लोग सोचते हैं कि जो गले में टॉन्सिल है और कनफेड है दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टॉन्सिल अलग है, जो फूलते हैं आपके टॉन्सिल्स वो अलग डिजीज है, वो संक्रमण नहीं है, वो विषाणु जनित रोग नहीं है, वो वायरल इंफेक्शन नहीं है ना। लेकिन टॉन्सिल समझ गए, वायरल इंफेक्शन नहीं है टॉन्सिल।
टॉन्सिल, आपके टॉन्सिल बच्चों के ज्यादा फूल जाते हैं तो है ना, बोलने में दिक्कत होती थोड़ी। लेकिन कनफेड जो होती है या गलसुआ जो होता है या कंठमाला जो होती है, वो वायरल इंफेक्शन होता है, जो पैरोटिड जो ग्लैंड होती है उसका रोग है। तो देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बच्चे को जैसे थोड़ा थोड़ा सूजन शुरू होती है, एक दो दिन तो पता ही नहीं चलता है लगभग, फिर लगभग तीसरे दिन के बाद पता चलता है कि मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे इंफेक्शन बढ़ता है ना उस पैरोटिड ग्लैंड में। तो फिर हल्का हल्का फिर बुखार आने लगता है तीसरे दिन चौथे दिन। फिर कभी कभी यहाँ खिंचाव आता है तो बच्चे को सिर दर्द भी होना शुरू हो जाता है, चबाने में दिक्कत आने लग जाती है क्योंकि दर्द होता है यहाँ, निगलने में भी दिक्कत आती है, अंदर गिटकते हैं तो यहाँ थोड़ा खिंचाव आता है, और गले में भी सूजन आ जाती है कई बार यहाँ की वजह से, थोड़ा बहुत यहाँ भी सूजन आ जाता है, और गर्दन में भी कई बार अकड़न जकड़न होती है। और कहते हैं कि बड़ी उम्र में अगर ये कनफेड का रोग होता है तो मेल और फीमेल को जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रजनन तंत्र है, उनके ऊपर भी उसका रोग का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उनके जो टेस्टिस होते हैं, वर्सन होते हैं फीमेल में, जो यूट्रस आदि होते हैं, उनके ऊपर उसका थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही नगण्य संभावना रहती है। लगभग संभावना यहाँ पर अफेक्टेड होने की ज्यादा रहती है ना। जैसे बोलने में थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है, धीरे बोला जाता है, आवाज ठीक से तेज नहीं निकल पाती है, बोलते हैं तो दर्द होता है, खाना खाने में दिक्कत आती है, निगलने में दिक्कत आती है, या कई बार हल्का सा वोमिटिंग की भी संभावना बन जाती है। बुखार तो रहता ही है, कभी इस साइड में सिर दर्द होता है क्योंकि इधर खिंचाव होता है ना पूरा, यहाँ आंखों में भी कई बार पानी आने लग जाता है, आंखों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार चक्कर आने की भी संभावना होती है, गले में सूजन, इधर जकड़न, या शरीर में भी कहीं जोड़ों में पेन हो जाता है या जकड़न हो जाती है। तो ऐसे कुछ ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं इसके, आपके कनफेड के या गलसुआ के या कंठमाला के। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि इसका उपचार कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि रोग तो हो गया है और हमें ये भी समझ में आ गया है कि ये वायरल इंफेक्शन है, संक्रमण है, विषाणु जनित रोग है, तो इसका उपचार कैसे करें। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो के शुरुआत में कि मेरा जो मूल मकसद था इस रोग को बताने का, वो यही था कि पहले ये रोग बहुत होता था। जब हमारे टाइम में कहें तो हम 95 और 2000 के आसपास ये रोग बहुत होता था। शायद कभी हमें भी हुआ हो, ध्यान नहीं आ रहा, शायद हुआ है कभी। तो उसमें हमें कुम्हार के पास ले जाया जाता था, जो पोटर होता है, जो घड़े बनाता है कुम्हार, उसके पास ले जाया जाता था। तो कुम्हार जो मिट्टी तैयार करता है घड़ा बनाने के लिए, उस मिट्टी का वो लेप करता था। ठीक है, या तो उसी गांव में कुम्हार होता था, उसी शहर में, मोहल्ले में, गांव में कुम्हार होता है, या फिर कहीं दूसरे गांव में होता था तो वहां पर लेकर जाते थे। तो वो कुम्हार जो है वो पूरा मिट्टी का लेपन करता था, और उसका जो ऐसे थप्पी जो होती थी उससे कुछ ऐसे करता था और कुछ मन में बोलता था। तो कहते कि वो टोटका था उसका, या वो चखते थे, है ना, या जो भी कहें इसको हम, ये भी एक पैथी का ही पार्ट था। लेकिन मुझे फिर वहां से ध्यान आया कि कनफेड जैसा जो संक्रमण रोग है, कनफेड जैसा जो भयंकर रोग था, उसका उपचार मिट्टी से कुम्हार कर देता था। बहुत बड़ी बात है ये। अभी भी एक बच्चे को दिल्ली में हुआ था तो मुझसे पूछा गया था, तो वो कह रहे थे कि सर डॉक्टर ने कहा है कि ये मिट्टी लगा लीजिए, उससे जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एलोपैथी का डॉक्टर भी ये कह रहा है कि बचपन में कभी हमें भी ये हुआ था और हमारे माता पिता कुम्हार के पास लेके गए थे मिट्टी लगाने के लिए। तो बोला आपके आसपास कोई कुम्हार हो तो वो उससे मिट्टी लगा लीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। तो देखिए मिट्टी चिकित्सा जो है, या नेचुरोपैथी कहें, या प्राकृतिक चिकित्सा कहें, या नैसर्गिक चिकित्सा कहें, नेचुरल ट्रीटमेंट कहें, उसमें कनफेड रोग में बहुत बड़ी भूमिका होती थी। इधर पूरा मिट्टी का लेप किया जाता था, अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ मिट्टी का लेप किया जाता था, और लगभग 3 दिन या 5 दिन वो झाड़ा लगाते थे, या उसको मिट्टी लेपन कहें, वो करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे जो संक्रमण है वो ठीक होता चला जाता था, जो वायरल इंफेक्शन है वो धीरे धीरे ठीक होता चला जाता था। और हमने कोई ऐसा केस नहीं देखा या सुना नहीं, क्योंकि हमारे टाइम में काफी बच्चों को होता था, हो सकता है आपके समय में और भी ज्यादा बच्चों को होता हो। तो लगभग ठीक ये हो जाता था, डॉक्टर के पास कभी कोई नहीं जाता था, कभी नहीं जाते थे डॉक्टर के पास, कनफेड के लिए कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। आजकल जाते हैं, कुम्हार के पास बहुत कम जाने लग गए हैं लोग। ज्यादातर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको इंजेक्शन देता है, या फिर बुखार होता है तो बुखार उतारने के लिए वो टैबलेट देते हैं,
और इंस्पेक्शन से रिलेटेड, वायरल इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो 1-2 इंजेक्शन होते हैं या टैबलेट होते हैं वो दे देते हैं, तो उससे भी खैर ठीक तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो नेचुरल एक तरीका था वो लाजवाब होता था। तो वो बातें अब हमें समझ में आई है कि मिट्टी कितनी गुणकारी होती थी, कितनी उपयोगी होती थी, और मिट्टी के कितने लाजवाब गुण होते थे। वो जब समझदार होता है व्यक्ति तभी समझ में आती है। तो देखिए, इसके अलावा आप गुनगुने पानी से गरारे कर सकते हैं, तो उससे भी जो वायरल इंफेक्शन उसमें आराम मिलता है ना। हल्की सी हल्दी डालकर, हल्का सा नमक डालकर आप गरारे कर सकते हैं, उससे आपको फायदा मिलेगा। साथ आप गालों की बर्फ से सिकाई कर सकते हैं ना, इधर थोड़ा बर्फ को किसी कपड़े में लपेट के सूती वस्त्र में ऐसे सिकाई कर सकते हैं, तो इससे दर्द में भी आराम मिलता है और ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा आपको फेस स्टीम जो होती है ना, भाप स्नान जिसे कहते हैं फेस के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा इधर से भी सिकाई कर सकते हैं भाप से, थोड़ा इधर से भी कर सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा आराम मिलने की संभावना रहती है। लेकिन इसमें पहले आपको एक बार अच्छे नेचुरोपैथ जो डॉक्टर हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए क्योंकि सीजन कैसा ये भी देखना पड़ता है कि सीजन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट में भी कुछ चेंजेस आते हैं। इसके अतिरिक्त आप अम्लीय पदार्थों का अधिक सेवन करें, जो एसिडिक होते हैं ना, लिक्विड थोड़े खट्टे पदार्थ जो होते हैं, है ना, नींबू का सेवन है, मौसमी, अनानास, इस तरह के जो अम्लीय एसिडिक जो फ्रूट्स होते हैं या जो भी पदार्थ होते हैं, खाने पीने की जो चीजें होती हैं, उनका आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, लिक्विड का ज्यादा सेवन करें, रस का ज्यादा सेवन करें, तो आपका जो कनफेड है या गलसुआ है या कंठमाला है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, या उसकी पूरी संभावना बन जाएगी ठीक होने की। यानी आप इस दौरान कोई गरिष्ठ भोजन ना खाएं, ज्यादा तला भुना इस तरह का भोजन ना खाएं, अतिरिक्त भोजन का सेवन भी ना करें, और इस दौरान आप ज्यादा मिर्च मसाले युक्त भोजन का भी सेवन ना करें, ज्यादा घूमे फिरे नहीं, आराम करें, विश्राम करें, धूप के संपर्क में थोड़ा जरूर रहें, अपने गाल को भी थोड़ा धूप के संपर्क में रखें, और थोड़ा सा मुंह खोलकर भी सुबह की जो धूप होती है उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेचुरोपैथी में जो एक जल तैयार करते हैं, तो वो इस वीडियो में बताना मेरे लिए असंभव है, वो आपको नेचुरोपैथ डॉक्टर बताएंगे कि कौन सा जल जो होता है तैयार करके, है ना, नीली बोतल का, ग्रीन बोतल का, इस तरह से जो जल तैयार करते हैं, लाल बोतल का जल, तो वो भी उसकी कुछ लिक्विड पीना होता है, तो उससे भी रोग ठीक होने की संभावना बन जाती है। इसके अतिरिक्त आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से जो इंफेक्शन है उसमें आराम मिलता है, और आपका जो ब्लड है वो भी प्यूरिफाई होता है। इसके अलावा अगर आपको बुखार नहीं है, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। और कोई ज्यादा आप योगाभ्यास ना करें, पूर्ण रूप से फुल फ्लैश आप विश्राम करें। हाँ, इसके अतिरिक्त आप जल पट्टी रख सकते हैं, तो लेकिन ये सीजनल होती है कि किस सीजन में, किस ऋतु में ठंडे और गर्म जल की जो पट्टियां हैं वो यहाँ पर रखी जा सकती है, ठीक है, उससे भी आराम मिलने की या ठीक होने की पूरी संभावना होती है। तो इसके अतिरिक्त नेचुरोपैथ में और भी कई उपचार हैं। अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको एक नंबर शेयर करता हूं, डॉक्टर भंवर सिंह जो काफी अनुभवी है, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, आप नोट कर लीजिए, 8683881272, 8683881272। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ उपचार की विधियां और बताई जा सकती हैं। क्यों मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट उपचार क्यों ना करें, हो सकता है बच्चे को उस समय ज्यादा बुखार हो, 103, 4, 5 डिग्री तक बुखार हो सकता है ना। कई बार असहनीय भी दर्द भी हो सकता है सर में, बुखार भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, आपको गले में ज्यादा सूजन आ सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा थकान हो सकती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ सकती है। तो उन सब लक्षणों को समझने के बाद, उन सब सिम्टम्स को समझने के बाद तभी आपको वो ठीक से उपचार बता पाएंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही ठीक है, और फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, और कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई उपचार की विधि बताना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो आज के लिए इतना ही।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।